वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मेरे संग की औरतें की व्याख्या का भाग 5, जो आखिरी भाग है, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। तो भाग 4 में आपने देखा कि जो मृदुला गर्ग हैं वो अपनी बहन रेणु, चित्रा और अचला के बारे में बताती हैं। वो रेणु के स्वभाव के बारे में बताती हैं कि वो बहुत सच बोलने वाली लड़की थी और थोड़े से सफ़र के लिए गाड़ी में बैठना वो सामंतशाही का प्रतीक मानती थी। और एक बार पड़ोसी के साथ उसकी शर्त लगी तो उसने जनरल मिथैया को ही फ़ोन को चिट्ठी लिखकर उनका फ़ोटो उनसे मंगवा लिया। और चित्रा जो है, चित्रा ने एक लड़का पसंद किया जो ना माता पिता को पता था, हालांकि उस लड़के को खुद नहीं पता था, पर चित्रा ने कहा कि मैं उससे ही शादी करना चाहती हूँ। और फिर शादी हो गई, कोई अड़चन भी नहीं आई। फिर वो तीसरा बोलती हैं अचला के बारे में कि अचला ने अब पिता की मर्ज़ी से जो है शादी कर ली, पर घर परिवार में उनका इतना मन नहीं लगा और शादी के बाद उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया। तो ये था हमारा भाग 4। इससे आगे शुरू करते हैं भाग 5 की व्याख्या। तो मृदुला जी कहती हैं कि एक बात हम में एक सी रही कि घर को परंपरागत तरीके से हमने भले ही ना चलाया पर उसे तोड़ा भी नहीं। एक बार शादी की तो उसे कायम रखा, चाहे वो तलाक की कगार तक पहुंच गई, पर हमने उसे शादी को टूटने नहीं दिया। शायद ऐसा इसलिए हुआ कि जैसा वो अपने पहले उपन्यास में लिख चुकी थी कि हम सभी विश्वास करती हैं कि मर्द को बदलने में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, कि अगर हम पुरुषों को बदलें तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, पर घर के भीतर रहकर ही अपनी मर्ज़ी से जीना, उसमें ज़्यादा मज़ा है। तो शादी के बाद मृदुला गर्ग बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी ही क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी अलग अलग दबड़ों में बैठते थे। दबड़े होता है, ग्रुप में बैठते थे। तो वो दिल्ली कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटक में अभिनय करने की बहुत ज़्यादा शौकीन रही मृदुला जी। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी, जो पुरुष और स्त्री ऐसे अलग अलग रहते थे। तो उन्होंने साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया, क्योंकि वो बहुत कंजर्वेटिव विचार के थे। तो लेखिका ने पर उनको मना लिया और अगले 4 साल तक उन्होंने कई नाटक किए और अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं नाटकों के माध्यम से उन्होंने पैसा भी इकट्ठा किया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के एक और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब उनके 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने की उम्र में पहुँच चुके थे, पर वहाँ स्कूल का कोई ढंग नहीं था। तो लोगों की राय पर मृदुला जी ने कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने से आर्थिक मदद लेकर यहाँ एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। तो कैथोलिक क्रिश्चियन जो होते हैं, इनका ग्रुप होता है। तो चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। तो मृदुला जी ने गैर क्रिश्चियन जनसंख्या बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। अपना जो उनकी जो खोलने की इच्छा थी वो जारी रखी। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलेगा। ये कैथोलिक बिशप वालों ने लेखिका को कहा। तो लेखिका को ये सुनते ही गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि स्कूल को छोड़िए, किसी के बारे में भी ये यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि कोई भी चीज़ आने वाले 100 वर्षों तक चलेगी। तो उनको भी गुस्सा आ गया और वो बोले, खुदा का लाख शुक्र है कि बच्चे के ना पढ़ पाने की जो समस्या है वो आपकी है, हमारी नहीं है। तो लेखिका कहते हैं कि बात तो कड़वी थी, पर थी 100% सच, और सच के आगे सिर झुकाने की उनकी बचपन से ही आदत थी। सो लेखिका ने तय किया कि वो खुद अंग्रेज़ी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला एक प्राइमरी स्कूल खोलेंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाएंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की सहायता से ये व्रत पूरा हुआ। खिसके लोग जो पारंपरिक तरीके से ही सोच ना रखते हो, जिनकी सोच एडवांस हो। तो बाद में उनके बच्चे और अन्य अफसरों के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़े और आगे जाकर अलग अलग शहरों के अलग अलग विख्यात स्कूलों में उन्होंने दाखिला भी लिया।
तो ऐसे अनेक मौके आए जब जो लेखिका थी उन्होंने अपने ज़िद्दीपन के नमूने दिए, पर सबसे ज़्यादा उनसे मंच पाया उनके लेखन में, और लेखन में जो उन्होंने लिखा वो सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा, कि हमेशा उन्होंने जो लेखन लिखा वो अलग ढंग का लेखन लिखा, पारंपरिक तरीके से वो नहीं लिखती थी। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेनू के मुकाबिल नहीं पहुंच सकी। पर वो कहते हैं कि मेरी छोटी बहन जो है वो मुझसे भी ज़्यादा ज़िद्दी थी, मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाई। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हुई। वो एक वाक़या सुनाती हैं अपनी बहन का, और दिल्ली की खासियत ये होती है कि थोड़ा सा पानी बरसने पर ही वहाँ नाले पर नाले बाढ़ की तरह आ जाते हैं और पुलों के नीचे भी पानी भर जाता है। तो और तमाम यातायात ठप हो गया जब दिल्ली में बाढ़ आई। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी। पहला तल्ला होता है ग्राउंड फ्लोर्स में, जो सरकारी दफ्तर थे उनकी सारी फाइलें पानी में तैर गई थी, अर्थात दिल्ली पूरी पानी से भर गई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला। जाहिर है कि रेनू के स्कूल की बस भी नहीं आई, पर रेनू ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया कि स्कूल बंद है, मत जाओ, पर रेनू अपने ही ख्याल की बच्ची थी और ज़िद्दी बहुत ज़्यादा थी। तो लेखिका कहती है वो मुझसे भी ज़्यादा ज़िद्दी थी, और उसने कहा आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि पता तो नहीं था। उस वक्त व्हाट्सएप तो होता नहीं था, और फ़ोन होते थे वो भी लैंड फ़ोन होते थे। थोड़ी सी बारिश से वो सारा ठप हो जाता था, जो भी फ़ोन का सिस्टम होता था। तो हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेनू ने क्या किया कि वो अकेले ही स्कूल के लिए चल पड़ी, और गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। पर वो कहती है कि शुक्र कि बारिश तो थम गई थी, पर सड़कें पानी से पूरी तरह भरी हुई थी। पर रेनू अपनी ज़िद के चलते स्कूल चले गई। सड़कों पर पानी था, पर और बरस नहीं रहा था। तो रेनू 2 मील चलकर स्कूल पहुंची। 2 मील लगभग 3 किलोमीटर। तो जैसा हमने कहा था वहाँ स्कूल बंद था। तो चौकीदार रेनू को देखकर दंग रह गया, पर रेनू को कोई मलाल नहीं था। मलाल मतलब उसको कोई दुख नहीं था कि ठीक है मैं आई, स्कूल बंद है तो अब घर चलते हैं। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंची। सबने कहा हमने तो पहले ही कहा था, ये चीज़ सबने कही कि हमने तो पहले ही कहा था कि स्कूल बंद है, पर तुम मानी नहीं। पर रेनू जो अपनी ज़िद की थी उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया कि तो क्या हुआ अगर आपने कहा था स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। तो लेखिका कहते हैं कि मैं सोचती हूँ कि कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन जगह जगह पानी से लब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच में अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। तो मृदुला जी कहती हैं कि वो सोचती हैं कि उस दिन रेनू को कैसा अनुभव हुआ होगा कि सारा शहर खाली और जगह जगह पानी से भरी हुई सड़कें, और उस सुनसान शहर में वो अकेले अपनी धुन में ही अपने स्कूल की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ चली हुई थी। तो अंत में लेखिका कहती हैं कि सच में अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और होता है। तो ये था हमारा अध्याय मेरे संग की औरतें, जिसमें मृदुला गर्ग जी ने अपनी 5 बहनें, अपनी परदादी, अपनी दादी, अपनी नानी, अपनी माँ के बारे में बताया। आशा है आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।